फ्रेंड्स, मैं हूं दिलनवाज अहमद और मेरे यूट्यूब चैनल द रियल फैक्ट बाय एन ऑर्डिनरी इंडियन में आपका स्वागत है। खुश आमदीद, वेलकम। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है, क्या दुनिया के मुस्लिम देश फ़लस्तीन को अपनी आज़ादी लेने में मदद कर सकते हैं और इज़राइल के एग्रेशन को रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम में दुनिया में 57 मुस्लिम देश हैं और उनकी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। नंबर 1 OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन 1969 में एस्टेब्लिश की गई थी, देन किंग फैसल ऑफ सऊदी अरबिया। और ऑफ कोर्स इसका हेडक्वार्टर भी सऊदी अरबिया में जद्दा में है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मिशन और पर्पस जो था वो इस्लामिक सोशल और इकोनॉमिक वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना। जो इसके मेंबर देश थे उनमें एकता बना के रखना, कोऑपरेशन बना के रखना, और अगर किसी मेंबर देश के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसकी मदद करना, उनकी सोवरेनिटी, एकता और अखंडता को डिफेंड करना। लेकिन टाइम के साथ OIC का आजकल सिर्फ नाम ही रह गया है, काम ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है। अगर दुनिया में किसी भी मुस्लिम देश के साथ या मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ कोई क्राइसिस होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो OIC का काम है उसको कंडेम्ड करना। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, मतलब रिहेट्रिक जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन रिहेट्रिक कभी ग्राउंड पे नहीं दिखता है, कभी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता है। इसके अलावा और भी मुस्लिम देशों के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अरब लीग, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC। लेकिन अरब लीग और GCC इनका काम सिर्फ यही है कि ये अपने मेंबर को ही आइसोलेट और एक्सपेल करते हैं। किसी दूसरे देश के खिलाफ आज तक ये कभी कार्रवाई नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये तो मुस्लिम देशों की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये हाल है। अब ये इस सिचुएशन में क्या फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं? हालांकि OIC का जो गठन हुआ था उसमें भी क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ फ़लस्तीन एक अहम मुद्दा था, अरब लीग के गठन में भी एक अहम मुद्दा था, लेकिन आज की डेट में ये इस पोजीशन में है ही नहीं कि ये फ़लस्तीन की कोई मदद कर पाए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये कंडेम्ड कर सकते हैं उसको। अब फ्रेंड्स, देखते हैं जो इंडिविजुअल मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो फ़लस्तीन की क्या मदद कर सकते हैं। अब मदद करने के लिए कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो हम उन्हीं देशों को देखेंगे जिनके अंदर ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि अगर वो चाहें तो फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका भी आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे।
फ्रेंड्स, इसमें नंबर 1 देश जो है वो है तुर्की। पर तुर्की पहला ऐसा मुस्लिम देश है जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज करा 1949 में। क्रिएशन इजराइल का होता है 1948 में, और 1949 में तुर्की उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन है, दोनों की एक दूसरे के देश में एम्बेसी है, दोनों का आपस में 6 बिलियन का ट्रेड है। और दोस्तों, रजब तैयब अर्दोगान, द परसीव्ड लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड नाउअडेज, आज की डेट में तो सारे लोग रजब तैयब अर्दोगान को ही मानते हैं ना कि वही लीडरशिप एज्यूम करने वाले हैं इस्लामिक देशों की। लेकिन रजब तैयब अर्दोगान कैसे लीडरशिप एज्यूम करेंगे, कैसे फ़लस्तीन की मदद करेंगे, जब ये खुद ही 2005 में एक बिजनेस डेलीगेशन लेके इजराइल गए थे। दोस्तों, आज की डेट में हाँ, नो डाउट इजराइल और तुर्की के बीच जो रिलेशन है वो सबसे लोअर लेवल पे है, बहुत ज़्यादा रिलेशन स्टेन है। लेकिन ये जो स्टेन रिलेशन है ये कोई फ़लस्तीन की वजह से नहीं है, इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं है। ये जो स्टेन रिलेशन है ये 2010 में एक इंसिडेंस हुआ था मावी मरवान, जिसमें इजरायली कमांडो ने तुर्की शिप के अंदर घुस के 10 तुर्की सेलर को मौत के घाट उतार दिया था, मार डाला था। जबी से दोनों के बीच रिलेशन जो है स्टेन हो गया। लेकिन स्टेन रिलेशन के बावजूद भी ग्राउंड पे कुछ नहीं बदला। आज की डेट में भी सिर्फ तुर्की इजरायली एक्शन को कंडेम करता है, ज़मीन पे कोई कार्रवाई नहीं है। और तुर्की का ये सजेशन कि हम तुर्किश और रशियन पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे फ़लस्तीन के लोगों की हिफाजत के लिए, ये भी एक हाइपोक्रेसी से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि ये तुर्की को भी पता है कि इजराइल इस बात के लिए कभी एग्री नहीं होगा। दूसरा देश जो आता है इस श्रेणी में वो है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया वो देश है जहाँ से इस्लाम का ओरिजिन हुआ, सीट ऑफ इस्लाम। और दुनिया के मुसलमानों को कोई भी क्राइसिस होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो सऊदी अरबिया की तरफ मदद के लिए देखते हैं। लेकिन क्या सऊदी अरबिया उनकी मदद कर सकता है? क्या सऊदी अरबिया फ़लस्तीन की मदद कर सकता है? सऊदी अरबिया मेन एलाई है यूएसए का, और इजराइल का मेन मेंटर कौन है? यूएसए। अब ऐसी सिचुएशन में सऊदी अरबिया यूएसए के खिलाफ जाके कैसे फ़लस्तीन की मदद करेगा इजराइल के खिलाफ? ऑफ कोर्स सऊदी अरबिया की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात जो नोट करने की है वो ये कि सऊदी अरबिया जो है वो बाकी खाड़ी के देश जो हैं उनसे बेहतर है। बाकी खाड़ी के देश जैसे यूएई, सूडान, मोरक्को, बहरीन, वो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर चुके हैं। लेकिन सऊदी अरबिया इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए एक कंडीशन लगाता है। सऊदी अरबिया का कहना है कि आप स्टेट ऑफ फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लो, स्टेट ऑफ फ़लस्तीन बना दो, हम इजराइल एज ए स्टेट आपको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तीसरा देश जो आता है वो है ईरान। ईरान और फ़लस्तीन बेस हमास, इनके बीच बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईरान एक शिया कंट्री है और हमास एक फ़लस्तीन बेस्ड सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ईरान फुल सपोर्ट में भी आ जाए हमास के, जो कि वो चाहे तो कर सकता है, हिजबुल्लाह के थ्रू, जो कि लेबनान बेस्ड मिलिट्री ग्रुप है एंड इट इज़ बैक्ड बाय ईरान एंड सपोर्टेड बाय ईरान। लेकिन अगर ईरान हमास की मदद करेगा तो बाकी जो सुन्नी देश हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई एक शिया देश, एक शिया कंट्री कैसे इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप ले सकता है। वो इजराइल से लड़ने के बजाय ईरान से ही लड़ना शुरू कर देंगे। चौथा देश जो आता है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, सो कॉल्ड इस्लामिक बम, इस्लामिक न्यूक्लियर वेपन, जैसा कि दुनिया भर के मुसलमानों का मानना है। लेकिन क्या पाकिस्तान मदद कर सकता है फ़लस्तीन की? नहीं, पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिसी हैं, जितने भी एफर्ट हैं, वो सारे दे आर डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिया। इंडिया के आगे उनको कुछ नज़र ही नहीं आता है। और पाकिस्तान फ़लस्तीन की कैसे मदद करेगा जब 71 में वो खुद ही अपनी टेरिटरी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान को नहीं बचा पाया? तो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं वो फ़लस्तीन को आज़ादी दिला देगा, लिबरेशन दिला देगा? अब फ्रेंड्स देखते हैं जो फ़लस्तीन के आसपास के देश हैं उनकी क्या स्थिति है। लेबनान में तो खुद ही प्रॉब्लम चलती रहती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, है ना। उसकी डेमोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पे लड़ाई चलती रहती है। हाँ, लेबनान में एक ग्रुप है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह, वो चाहे तो हमास की मदद कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको ईरान से ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए। दूसरा पड़ोसी देश है जॉर्डन। लेकिन जॉर्डन तो खुद ही हमेशा अपने टेरिटरी को बचाने के चक्कर में रहता है फर्दर इजरायली ऑक्यूपेशन से। जैसा कि 1967 में जो वेस्ट बैंक है वो जॉर्डन का ही पार्ट था, लेकिन इजराइल ने उसको एनेक्स कर लिया। अब जॉर्डन को हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं बाकी और टेरिटरी भी वो हमसे एनेक्स ना कर ले। इसलिए जॉर्डन ने तो ये पॉलिसी चली कि अ बर्ड इन हैंड इज टू वर्थ इन द बुश। जो है उसी से संतोष करो, ज़्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो जो है वो भी हाथ से निकल जाएगा। जॉर्डन का फुल डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, बिजनेस, स्ट्रेटजिक सारे रिलेशन है इजराइल के साथ। उसको कोई परवाह नहीं है कि फ़लस्तीन का क्या होगा क्या नहीं होगा। और इनफैक्ट जो अभी तक के जितनी अरब इजराइल वार भी हुई हैं उसमें जॉर्डन फुल स्केल पे कभी नहीं आया। हमेशा उसकी नीति इफ़ एंड बट, एक जैसे डरा सहमा हुआ आदमी होता है ना, उसकी है। जैसे 1948 के अरब इजराइल वार में जॉर्डन ने पहले ही वार शुरू होने से समझौता कर लिया था इजराइल से कि भाई हमें कुछ मत कहना, हम तो मजबूरी में इनका कोलिशन ज्वाइन करा है।
67 में भी जो कोलिशन ज्वाइन करी थी वो इस वजह से करी थी कि इजिप्शियन एयरफोर्स अगर इनकेस इजराइल अटैक करता है तो इजिप्शियन एयरफोर्स उसकी हेल्प के लिए आएगी। तीसरा देश आता है इजिप्ट। इजिप्ट के साथ भी यही कहानी है, फुल मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड बिजनेस रिलेशन है। बस हाँ, इजिप्ट यही काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। जब भी इजराइल और फ़लस्तीन के बीच कोई वार होती है तो उसमें मीडिएटर हमेशा इजिप्ट रहता है, क्योंकि इजिप्ट को पता है कि अगर बात बढ़ेगी तो फिर नुकसान उसी का है, क्योंकि उसका डायरेक्ट बॉर्डर लगता है इजराइल के साथ। और इजिप्ट को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर उसने कोई कॉन्फ्लिक्ट पिक किया इजराइल के साथ तो कोई भी अरब एलाई उसकी मदद के लिए नहीं आएंगे। अब चौथा जो पड़ोसी देश है फ़लस्तीन का वो है सीरिया। लेकिन फ्रेंड्स, सीरिया जो है इजराइल का कभी से भी मिलिट्री मैच नहीं रहा। वो इजराइल एयरफोर्स का जब मन करता है एट विल सीरियन एयरफोर्स को वायलेट करते हैं, और इवन जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, उनके महल का चक्कर काट के वापस इजराइल में चले जाते हैं। लेकिन हाँ, रशिया की एंट्री की वजह से अब सिचुएशन वहाँ पे बदली है। मीन्स सीरिया इज नाउ मोर पावरफुल। लेकिन सीरिया को फ़लस्तीन की मदद करने से पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना होगा। वो क्या कि सीरिया का गोलान हाइट 1967 की वार में इजराइल ने कैप्चर कर लिया था। तो पहले तो सीरिया गोलान हाइट छुड़ाएगा ना, तब फ़लस्तीन की मदद करेगा। अब दोस्तों, कंक्लूज़न ये निकला कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, आइदर थ्रू देयर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअली, कोई भी फ़लस्तीन की डायरेक्ट हेल्प नहीं कर सकते। हम कंडेम्ड कर सकते हैं, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक हेल्प कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा? इजरायली एग्रेशन से उनको क्या छुटकारा मिल जाएगा? नहीं। तो फिर कौन मदद करेगा फ़लस्तीन की? यूएसए तो मेन मेंटर ही है इजराइल का, तो वो कैसे मदद करेगा? आज तक के 18 रेजोल्यूशन जो सिक्योरिटी काउंसिल में लाए गए हैं इजराइल के खिलाफ, वो सारे के सारे यूएसए ने वीटो करे हैं, तो वो क्यों मदद करेगा फ़लस्तीन की? दोस्तों, फ़लस्तीन की मदद सिर्फ फ़लस्तीन के लोग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात को डेमोस्ट्रेट करके दिखा दिया है कि एक माइटी मिलिट्री पावर इजराइल का, वो अपने होम मेड वेपन से मुकाबला कर सकते हैं और इजराइल को फोर्स कर सकते हैं कि वो उनसे सीज फायर के लिए तैयार हो। पहले की जितनी अरब इजराइल वार हुई हैं वो तो इक्वल मिलिट्रीज के बीच हुई हैं, लेकिन किसी में भी इजराइल ने सीज फायर की पहल नहीं करी, या सीज फायर के लिए जब ही तैयार होता था इजराइल जब वो अपना काम पूरा कर लेता था, उसका मकसद पूरा हो जाता था। Palestinian has power, courage and capability to hold on Israel. This look awkward, थोड़ा सा इरेशनल लगता है, लेकिन जब रेशनलिटी काम नहीं करती है तो इरेशनली होना पड़ता है आदमी को, और इरेशनलिटी ही जीतती है। जैसे डेविड वर्सेस गोलियत,
गोलियत तो इतना स्ट्रांग मिलिट्री कमांडर था कि वो कहीं लड़ने जाता था तो अपोजिशन फोर्स जो होती थी वो पहले ही सरेंडर, लड़ाई से पहले ही सरेंडर कर देती थी। और वो किसके हाथों मारा गया? डेविड के हाथों। डेविड एक शेफर्ड थे, वो तो मिलिट्री मैन भी नहीं थे। तो फ्रेंड्स, थिंक इट ओवर।